आज के लेसन के अंदर ना वैसे हमने ये डिस्कस करना है कि हम किस तरीके से वो जो एक टर्म है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मीन के हर चीज़ को उसकी मुतलका जगह पर रखना ना, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ रखेंगे हम उसको। इसीलिए HTML की फाइल के अंदर अभी तक हम जो स्टाइलिंग कर रहे थे इसको कहा जाता है इंटरनल स्टाइलिंग। इसको इंटरनल स्टाइलिंग भी कहा जाता है और इसको एम्बेडेड स्टाइलिंग भी कहा जाता है, यानी जिस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं हमने उस स्टाइल को उसी फाइल के अंदर एम्बेड कर दिया है, वहीं रख दिया है हमने उसको। एक्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग। स्टाइलिंग की तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग ये होती है कि आपने किसी टैग को उसके टैग के अंदर ही आपने स्टाइल का टैग दिया यहाँ से, और स्टाइल का टैग देकर मैं उसको कोई प्रॉपर्टी दे देता हूँ, लेट सपोज पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल। तो ये जो मैंने पैडिंग इसको दी है ये इनलाइन स्टाइलिंग कहलाती है। और अब जब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी कि जो पैडिंग है वो इंक्रीज हो गई है। तो दिस इज द थिंग दैट वी यूज्ड इनलाइन स्टाइलिंग। दिस इज हाउ वी कैन यूज इनलाइन स्टाइलिंग। इसी तरह जो ये स्टाइलिंग है इसको इनलाइन सॉरी इंटरनल स्टाइलिंग कहा जाता है। इंटरनल स्टाइलिंग या एम्बेडेड स्टाइलिंग, ये दोनों तरीके प्रॉपरली या प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये दो तरीके अख्तियार करके तो आप किसी जगह पर पैडिंग देंगे किसी एलिमेंट को। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। व्हाट द प्रॉपर वे इज कि आप हर फाइल के लिए हर चीज़ के लिए उसकी जो मखसूस जगह होगी जो हम बनाएंगे वहीं पर आप उस चीज़ को रखेंगे। हम अगर हम अपने इसके अंदर आए, अपने फोल्डर के अंदर आए, तो फोल्डर में हमने एसेट्स नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास आइकन्स, इमेजेस और वीडियोस के तीन फोल्डर्स बने पड़े हैं, जिसमें इस वक्त हमारे पास सिर्फ इमेज के फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, बाकी हमने कुछ और फोल्डर क्रिएट करने हैं जो भी जो हमने क्रिएट नहीं किए। तो यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ CSS। तो मेरी जो CSS की फाइल होगी वो इसके अंदर होगी। CSS stands for Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet is CSS एक्चुअली। और अब अगर मैं यहाँ पर आकर देखूंगा तो मेरे एसेट्स के अंदर आप ऑलरेडी CSS का फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे CSS के फोल्डर के अंदर वो फाइल पुट करनी है, यानी बनानी है मुझे राइट नाउ CSS के अंदर। और मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा जिससे फाइल क्रिएट होगी और मैं इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, style.css, test.css, theme.css, whatever you want। लेकिन मैं इसका नाम रख देता हूँ theme.css। यानी जिस तरह HTML के अंदर ये कंपलसरी था कि उसकी जो एक्सटेंशन थी वो .html आप करेंगे, इसी तरह CSS के अंदर ये कंपलसरी है कि आप उसकी जो स्टाइलिंग है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो आप .css रखेंगे, ये कंपलसरी है। अब हम क्या काम करेंगे कि अभी तक अगर हम देखें तो चूंकि हमारी इंटरनल स्टाइलिंग हुई पड़ी है और अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टाइल्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। लेकिन अब अगर मैं क्या काम करता हूँ कि मैं इन सारे स्टाइल को यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से मैंने सारे स्टाइल को कट किया और इवन स्टाइल के टैग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वी डोंट नीड दैट। और मैं अब theme.css में आता हूँ और सारी चीज़ों को उठाकर Ctrl+V से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यानी अब वो स्टाइल वो सारे का सारा उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, उसकी फाइल मैंने चूंकि अलग क्रिएट कर दी है। तो अब हम CSS का सारा काम इसी फाइल के अंदर करेंगे। अब अगर मैं इसको सेव करके ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगा तो मेरा सारा स्टाइल खत्म हो चुका होगा, नहीं शो होगा यहाँ पर। उसकी रीज़न क्या है कि स्टाइल तो मौजूद है, स्टाइल की जो CSS की फाइल है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, इनफैक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हमारी जो HTML की फाइल है उसके अंदर। उसकी रीज़न ये है कि हमने एक नई फाइल क्रिएट करके तो CSS की नई फाइल तो हमने क्रिएट कर दी, लेकिन हमने CSS की फाइल को इंडेक्स की फाइल के साथ अभी लिंक नहीं किया, अटैच नहीं किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो उस फाइल को पहले आप इंडेक्स की फाइल के साथ
प्रॉपर लिंक करेंगे, अटैच करेंगे, ताकि इस इंडेक्स की फाइल को ये पता हो कि उसकी स्टाइलिंग किसी दूसरी जगह पर हो रही है। उसके बाद हम यूज theme.css को ही करेंगे स्टाइलिंग के लिए, लेकिन पहले हमें लिंक करना होगा। सो लिंक करने का क्या तरीका है, यहाँ पर हम लिंक का टैग देंगे, देन href का एट्रीब्यूट होगा। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस एसेट्स के अंदर css के अंदर theme.css, और देन rel रिलेशन इज स्टाइल शीट। सो इतना सा काम कर लेने के बाद अब हम ब्राउजर में जाकर इसको चेक करेंगे कि अगर तो हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो गई तो हमारा लिंक बिल्कुल ठीक है। जो जब रिफ्रेश करेंगे तो वो स्टाइलिंग हमारी सारी की सारी इंप्लीमेंट हो गई है। सो नाउ टू ऑनवर्ड व्हाट वी डू कि हम सारे के सारी HTML अपनी HTML की फाइल के अंदर लिखेंगे, और जब किसी जगह पर हमें स्टाइल की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम स्टाइल की फाइल को यानी CSS की फाइल को इस्तेमाल करेंगे। द इजीएस्ट वे कि आप सिंपली लिंक टाइप करें, देन प्रेस टैब प्रेस करेंगे तो रिलेशन वो दे देगा, बाकी रेफरेंस आप उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दें और रेफरेंस विल रिमेन सेम CSS theme.css। सो इस तरीके से आप उसको लिंक कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिलेशन आपने पहले लिखा है या href बाद में रखा है, this does not make any kind of difference. So link href hyperreference और रिलेशन में स्टाइल शीट, things are working fine. So we were discussing कि ये जो चीज़ है ये सेंटर में कैसे आ सकती है कि अगर हमने h1 के टैग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रखा है और हम उसके साथ उसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो किसी भी एक चीज को करने के एक से ज्यादा तरीके CSS के अंदर हो सकते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप एक चीज को करने के कई तरीके आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन वही चीज है ना कि किसी चीज को आप उस तरीके से तब करेंगे जब हम उसकी फिजिबिलिटी को चेक करेंगे कि आया ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि जाहिर सी बात है, किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम टेक्स्ट लाइन सेंटर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमने डिस्प्ले इनर ब्लॉक कर दिया तो उसकी डोमेन तो यहाँ तक है, तो वो सेंटर में नहीं आ सकता। ठीक है, उसके लिए हमें कोई और दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, इनफैक्ट एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये सेंटर में कैसे आ सकता है। सो देयर इज नो इशू। उसके लिए सिंपली एक रियल लाइफ की एग्जांपल जो कि मैं अक्सर कोट करता हूँ, और वो ये है कि हम काटने के लिए, कट करने के लिए मल्टीपल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जो छुरी है वो काटने के काम आती है, चाकू काटने के काम आता है, रेजर ब्लेड काटने के काम आता है, आरी काटने के काम आती है, कुल्हाड़ा काटने के काम आता है। ये सारी चीज़ें और भी कई टूल्स हैं जो कि काटने के काम आते हैं। लेकिन अब इन ओवरऑल देखा जाए तो रेजर ब्लेड एक काफ़ी तेज़ होता है, शार्प होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन रेजर ब्लेड कितना ही शार्प क्यों ना हो जाए, हम उसके साथ दरख्त नहीं काट सकते, वो दरख्त काटने का टूल नहीं है। ठीक है, अब ये भी कभी किसी में आप में से किसी ने नहीं देखा होगा कि कोई बंदा आरी से बाल काट रहा हो, अपने कुल्हाड़े से काट रहा हो, तो कुछ और ही हो जाएगा फिर। ठीक है, दोस आर नॉट पॉसिबल ना। सो सेम गोज विद दीज टैग्स कि अगर हम एक चीज को एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो मे बी उस वक्त वो फिजिबल ना हो, लिहाजा हमें कोई दूसरा टूल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दरख्त को काट रहे हैं और एक लेवल तक आपको एक टूल की जरूरत पड़ी है, लेट्स सपोज कुल्हाड़े से काट रहे हैं या आरी से आप काट रहे हैं, तो एक लेवल तक आप समझते हैं कि हाँ यार यहाँ तक इनफ हो गया, इसके बाद अब आरी का काम खत्म हो गया, अब कुल्हाड़े का शुरू हो गया, तो वहां से फिर आगे आप कुल्हाड़े से उसको आप काटेंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि एक लेवल तक एक चीज़ पॉसिबल होती है, जब उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर हम कोई दूसरा टूल यूज़ या दूसरा टैग हम इस्तेमाल करते हैं।
ओके, सो हम नेक्स्ट चीज इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हम जो मेन्यू बार है, नेव बार है, वेबसाइट के अंदर जो हम मेन्यू बनाते हैं, ऊपर होम है, सर्विसेज है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस है, गैलरी है, या मल्टीपल जितने भी आप जो नेव एलिमेंट्स हैं वो बनाना चाहते हैं, वो आप कैसे बना सकते हैं। सो मुझे आप 1 मिनट के लिए अगर इजाज़त दें तो मैं ये जो टैग्स हैं टेबल के, ये रिमूव कर दूं। ओके, सो मैं क्या काम करता हूँ कि टेबल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो टेबल रिमूव हो गया। अब जगह आप ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे हम इसको तो टेबल इज रिमूव्ड। ठीक है, टेबल हमारे पास खत्म हो गया बिकॉज हमने वहां से ही रिमूव कर दिया कोड में से। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखनी होंगी ध्यान से, और वो ये है कि हम उसके लिए एक टैग यूज करते हैं यूएल का। नेव क्रिएट करने के लिए, नेव बार क्रिएट करने के लिए, मेन्यू बार बनाने के लिए हम यूएल के टैग को इस्तेमाल करेंगे। और यूएल का जो टैग है, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब लेट्स सपोज आपको घर से, बाजार से कोई चीज परचेज करनी है, तो आपको एक लिस्ट दी जाती है कि यार ये चीजें हैं सारी, ये आपने बाजार से परचेज करके लानी है। तो वो तो जो आपने कागज का पीस ऑफ पेपर आपके पास मौजूद है, वो तो आपके पास हो गया वो लिस्ट सारी की सारी। तो वो जो उसके अंदर वन बाय वन सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, व्हाट आर दोज कॉल्ड, उसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं, जितनी भी आई मीन चीजें लिखी हुई हैं, दोज आर कॉल्ड लिस्ट आइटम्स, यानी वो लिस्ट के आइटम्स हैं। तो उसके लिए टैग यूज होता है एल आई। एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। सो इस एल आई के अंदर मैं होम टाइप कर देता हूं। मैं यहाँ पर होम, मतलब पहली वो चीज जो मैं वहां डिस्प्ले कराना चाहता हूँ वो क्या हो गई, होम। इसको सेव कर दिया। अब अगर जब चेक करेंगे तो यू कैन सी होम, मतलब होम यहाँ शो हो गया। उसके बाद हम क्या काम कर लेते हैं कि मैं एक और एल आई यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ सर्विसेज। और अब जब आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो वो दूसरा जो चीज़ है वो यहाँ पे शो हो गई। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमने CSS के अंदर ग्लोबल कुछ चीज़ें टारगेट करके रखी हुई है ना, मैं इनको 1 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, प्रेस करेंगे, तो आपका जो कोड है वो टेम्परेरी कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब ये है कि वो वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। हम जिन चीज़ों को हम कमेंट किया मैंने जिन चीज़ों को, वो ग्लोबल टैग्स हैं। वो मतलब एक ऐसी चीज है जो कि ओवरऑल बहुत सारी चीजों को टारगेट कर रही है। और जो चीजें हमने कमेंट की हैं उसके अंदर आपके पास मार्जिन और पैडिंग है कि यानी किसी एलिमेंट को मार्जिन या पैडिंग ना मिले। सो ब्राउजर में आकर जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब वो मार्जिन पैडिंग वापस से मिल गई, फिर से मिल गई वो सारी की सारी। और जो हमने लिस्ट के आइटम्स क्रिएट किए हैं बाय डिफॉल्ट उनके साथ ये कुछ बुलेट्स शो हो रहे हैं जो कि मैंने भी नहीं दिए, ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। फिर वही बात कि ये क्या कहलाएंगे, ब्राउजर प्रीसेट्स। हर वो चीज जो कि ब्राउजर में पहले से मौजूद हो, हमने ना दी हो, कोई गैप ना दिया हो या कोई स्टाइलिंग हमने ना दी हो, ब्राउजर उसको खुद से उठा रहा हो, सो दैट इज कॉल्ड ब्राउजर प्रीसेट्स। ओके, इस कोड को मैं दोबारा अनकमेंट करता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये दिखाना है कि व्हाट आर द वेज कि हम व्हाट इज द वे इन फैक्ट कि जिसके जरिए हम इन बुलेट्स को ख़त्म कर सकते हैं, और इसका जो एक्स्ट्रा गैप वगैरह वो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यूएल के टैग को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर यूएल के टैग को मैंने टारगेट किया, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, ठीक है। और वो बुलेट्स मुझे ख़त्म करने हैं पहली फुर्सत में, यानी पहला हमने तरीका क्या करना है कि बुलेट्स ख़त्म करने हैं। तो मैं इसको दूंगा लिस्ट स्टाइल नन, यानी जो यूएल है उसकी जो लिस्ट है वो बेसिकली चूंकि, तो उसका जो स्टाइल है वो नन, यानी उसका कोई स्टाइल नहीं होना चाहिए। सो इसको सेव कर दिया और ब्राउजर में आए, जब हमने इसको रिफ्रेश किया सो यू कैन सी कि जो उसके बुलेट्स हैं वो रिमूव हो गए, बुलेट्स नहीं नजर आ रहे। तो ये सिर्फ बुलेट्स को रिमूव करने के लिए और इनफैक्ट बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये इस कोड को कमेंट किया था। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, सेम की कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश देन कंट्रोल एस फॉर सेव, और ब्राउजर में आकर जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो जो उसके बुलेट्स हैं वो तो वैसे ही हमने ख़त्म कर चुके हैं, जो उसका गैप शैप था
वो भी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमने ख़त्म करके, तो हमने अपनी मर्ज़ी से उसका जो मार्जिन और पैडिंग है वो ख़त्म कर दिया हमने। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास LI का टैग्स हैं दोनों, ये दोनों टैग्स हमारे पास UL के अंदर हैं, UL के अंदर हैं। अब होम और जो सर्विसेज हैं, ये दोनों ऊपर नीचे शो हो रहे हैं। तो इससे क्या पता चला, इन दोनों के ऊपर नीचे शो होने का मतलब ये है कि जो LI का टैग है दैट इज बिलोंग्स टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अगर वो इनलाइन होता है तो दोनों जो LIs हैं वो एक दूसरे के सामने शो हो जाती। ओके, सो इसका बिहेवियर हमें पता चल गया। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको आमने सामने ले आएं, लेकिन आमने सामने लाने से पहले आई वांटेड टू शो यू वन मोर थिंग कि जब हम यानी नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया जाता है तो वो तो रीडायरेक्ट करता है किसी दूसरे पेज के ऊपर, लेकिन इस सूरत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है कि मतलब इवन ये क्लिकेबल भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इनको क्लिकेबल बना दूं कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये किसी दूसरे पेज के ऊपर मुझे लेकर जाएं, वॉट एवर द पेज, जो भी मैं इसको पाथ या रेफरेंस दूंगा इसको वहां जाना चाहिए। सो इस पर्पज के लिए मैं कोई वेबसाइट क्रिएट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली, और माइक्रोसॉफ्ट की ये जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करके मैं बेशक इसको क्लोज कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। सो मतलब इस तरह की कोई वेबसाइट लिंक मैंने जस्ट कॉपी किया, अभी हमारी वो हम वहाँ पर पहुँचे नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक तो हमारा जो कोड है वो सॉरी जो टेक्स्ट है वो नेव बार है, नेव के आइटम्स हैं वो क्लिकेबल भी नहीं है। तो पहले तो हमें इनको क्लिकेबल बनाना है। तो क्लिकेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि मुझे इसको 1 मिनट के लिए रिमूव करने दें, और हम जाकर इसको देखते हैं कि अभी सिर्फ होम है हमारे पास। तो हमें इसको एक और टैग के अंदर भी रैप अप करना पड़ेगा, और वो है एंकर टैग। एंकर ए टैग है बेसिकली, इसको एंकर टैग कहा जाता है, और इसको मैंने कंट्रोल भी इसे पेस्ट कर दिया। और अब जब आकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो स्टिल आई कैन सी कि वो क्लिकेबल नहीं है। सो एक इशू है छोटा सा जो कि मैंने छोड़ा यहाँ पे, वो ये है कि इस एंकर टैग के अंदर इस जगह पर जाकर आप स्पेस देंगे और इसको आप एक एट्रीब्यूट देंगे HREF, वही HREF जो कि ऊपर मैंने लिंक देते हुए इस यहाँ पर मैंने किया था। इट इज जस्ट लाइक सेम कि अब हम इसको वो रेफरेंस बताएंगे, हाइपर रेफरेंस बताएंगे कि जिसके क्लिक के ऊपर इसने वहां जाना है। सो इतना सारा सिर्फ इस एक एट्रीब्यूट दे देने से अभी वो क्लिकेबल हो जाएगा। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखें कर्सर हैंड कर्सर में बदल रहा है जाकर, तो इट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, क्लिकेबल होगा। लेकिन अभी जब मैं क्लिक करता हूं तो इट डज नॉट डू एनी काइंड ऑफ थिंग, वो कहीं रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, कहीं मूव नहीं हो रहा। सो मैं क्या काम करता हूं कि वो जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। वो लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको सेव करेंगे हम और ब्राउज़र में आएंगे। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो आप देखें कि वो रीडायरेक्ट हो रहा है टूवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। यानी हमने उसके href के अंदर, हाइपर रेफरेंस के अंदर हमने वो पाथ दे दिया है, वो लिंक दे दिया है, वो URL दे दिया। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ये चीज़ हम यहाँ पर, तो उसका जो URL है वो चूंकि हमने यहाँ पर पास कर दिया, सो उसके ऊपर क्लिक करने से वो क्या कर रहा है, उस पेज के ऊपर जिसका रेफरेंस हमने दे के रखा हुआ उसके ऊपर वो रीडायरेक्ट कर रहा है। सो राइट नाउ मुझे इस रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बार बार इसके क्लिक के ऊपर हमने इसको उस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं करना, वहाँ नहीं भेजना हमने। लेकिन आपके पास href रहेगा बिकॉज जब भी वो क्लिकेबल बनेगा। लेकिन प्रॉपर इसका भी ये होता है कि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ते, आप इसके अंदर हैश पुट कर देते हैं, आप इसके अंदर हैश का साइन दे देते हैं आप इसके अंदर, ताकि किसी को भी पता चले तो वो मतलब समझ जाए कि इसको इंटेंशनली इसको ब्लैंक नहीं रखा गया। सो इसको सेव किया। सो जब अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी के ओके, बैक करना पड़ेगा पहले। सो अब जब रिफ्रेश करेंगे सो इट्स नॉट रीडायरेक्टिंग टू एनी अदर पेज। इसी तरह
इसी LI की मल्टीपल कॉपीज में क्रिएट कर लेता हूं। ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो। होम के बाद सर्विसेज, गैलरी, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट। अब जब रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि वो सारी चीजें आपके पास यहाँ शो होगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सो यू कुड सी इट इजीली कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता चला कि जो इन सब के ऊपर नीचे शो होने का मतलब ये है कि जो LI का टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब हमने इसके साथ थोड़ा सा खेलना है। मैं बल्कि इसको भी रिमूव कर देता हूँ बिकॉज हमें अभी फिलहाल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इज़न्ट इट। सो मैं क्या काम करता हूँ कि इसको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ भी हम इसकी ज़रूरत नहीं है, और इवन CSS के अंदर भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। टेबल तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं ये सारी चीज़ें, सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इसको रिमूव कर दिया। वो ओनली हैव UL, LI एंड एंकर टैग, 3 टैग्स हैं हमारे पास, उन्हीं के साथ हमने काम करना है। सो अभी जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यू कैन सी कि वी ओनली हैव दिस मेन्यू बार, और इनफैक्ट मेन्यू उसके आइटम्स हैं। अब हम क्या काम कर लेते हैं कि अब हम यहाँ नीचे आएंगे तो UL को तो हम ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं, अब हमने LI को टारगेट करना है। ये बात याद रखिएगा कि जब आप किसी भी एक टैग के अंदर स्पेस दे के LI लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस पेरेंट के जरिए उसके चाइल्ड को टारगेट कर रहे हैं, यानी हम उस LI को टारगेट कर रहे हैं कि जिसका पेरेंट UL है। यहां हमने UL के अंदर उसके चाइल्ड LI को टारगेट कर लिया। तो अगर हम वन टाइम उसके चाइल्ड को टारगेट करेंगे कि UL के अंदर LI को टारगेट करो, तो जाहिर सी बात है कि वो UL के अंदर जितनी LIs पड़ी होंगी सबको टारगेट कर देगा। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर एक क्लास के अंदर 3 या 4 या 5 अब्दुल्ला नाम के स्टूडेंट्स हैं और बाहर से कॉल आती है कि जी 8th क्लास में से अब्दुल्ला को बुला लें, कोई यहाँ से मतलब उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया जी कि कौन सा अब्दुल्ला, तो आप ऑब्वियसली जब अब्दुल्ला को बुलाने जाएंगे तो 5 अब्दुल्ला चले जाएंगे, या जितने भी होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, सारे चले जाएंगे। सो सेम गोज विद दिस वन कि हमने UL के अंदर LI को टारगेट किया तो सारी की सारी जो LIs हैं वो टारगेट हो जाएंगी। और मैं इसको कह देता हूं कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से सारी की सारी जो LIs हैं वो आमने सामने आ गई, बिकॉज वो ब्लॉक से इनलाइन ब्लॉक हो गई हैं। तो जब वो ब्लॉक से इनलाइन ब्लॉक हो गई हैं तो वो सारी की सारी जगह मिल गई ना सबको आमने सामने, तो वो एक दूसरे के सामने शो हो गई हैं। अब मुझे क्या काम करना है कि इन सारों के दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप देना है, थोड़ा थोड़ा फासला देना है। सो वो हम यहाँ नहीं देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर नीचे आएंगे तो अगर हम यहाँ HTML में देखें तो यहाँ पर इस LI के अंदर हमारे पास एक एंकर टैग भी है। हर LI के अंदर एक एंकर टैग है, तो हमने उस एंकर टैग को भी टारगेट करना है। UL को टारगेट किया, देन LI, और LI के बाद एंकर टैग। तो हम ये कह रहे हैं कि वो UL के जिसका चाइल्ड LI है और वो LI के जिसका चाइल्ड एंकर टैग है, हम उसको टारगेट करने लगे हैं। पहली चीज तो इसके अंदर ये हो रही है कि जब तक हमने इसको एंकर टैग में नहीं रखा था उस वक्त तक इसकी जो अंडरलाइन थी ये नहीं शो हो रही थी। अंडरलाइन एंकर टैग में पुट करने के बाद शो हो रही है, तो ये भी उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, या इसको आप ब्राउजर प्रीसेट कह सकते हैं। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले चूंकि हम एंकर टैग टारगेटेड है तो हम इसको देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी टेक्स्ट की कोई डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट का कोई स्टाइल नहीं होना चाहिए, या कोई भी इस तरह की चीज जो अंडरलाइन हुआ है वो नहीं होना चाहिए। अब जब रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि जो उसकी लाइन है वो खत्म हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। इसी तरह अगर मुझे इसके दरमियान कुछ गैप देना है मुझे, तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूं, यहां से पैडिंग 20 पिक्सल। इसको सेव कर दिया, ब्राउजर में आए, जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो इसके दरमियान गैप आ गया।
इसके टॉप और बॉटम की पैडिंग ना उठाने का मतलब ये है कि जो एंकर टैग है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है। ये बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट्स का बिहेवियर यही होता है कि वो टॉप और बॉटम का मार्जिन, टॉप और बॉटम की पैडिंग और हाइट नहीं उठाते, मौजूद हो फिर भी नहीं उठाते। सो इसके सोल्यूशन के लिए हमें इसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसको सेव कर दिया, ब्राउजर में आए, अब रिफ्रेश करेंगे। सो यू कैन सी कि अब इसने राइट लेफ्ट की पैडिंग तो पहले ही उठा के रखी हुई थी, अब इसने टॉप और बॉटम की पैडिंग भी उठा ली। एक और बात याद रखिएगा कि जो कलर की प्रॉपर्टी है वो भी खुद एंकर टैग ही उठाएगा। मैं उससे पहले LI को टारगेट करके उसको कलर दे देता हूं, फॉर एग्जांपल रेड फॉर नाउ। तो हम देखेंगे कि उसका कलर चेंज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एंकर टैग वो टैग है कि जब तक आप खुद उसको टारगेट नहीं करेंगे कलर के लिए, तब तक वो कलर नहीं उठाएगा। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप कलर की प्रॉपर्टी देंगे एंकर टैग को, तो वो खुद आप उस एंकर टैग को देनी पड़ेगी, उसको उसके पेरेंट को टारगेट करके, या उसके पेरेंट को अगर आप कलर वगैरह दे देंगे तो दैट वॉन्ट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जब रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। एंड द जो यूएल है, इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूं, लेट्स सपोज लाइट ब्लू, और सेव कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो इसने कलर उठा लिया। इसको बैकग्राउंड कलर देकर इसकी फुल विड्थ पे शो होने का मतलब ये हुआ कि जो यूएल का टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर वो इनलाइन होता तो वो फुल विड्थ पर बैकग्राउंड को ना उठाता। तो UL is a block level element, LI is a block level element, whereas anchor tag is an inline element, और स्टिल सारे के सारे क्लिकेबल हैं।